आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की रणनीति और सहयोगियों से सीट बंटवारे पर होगा मंथन। बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी न्योता। वैसे बोले, वक्फ बिल के सहारे हम पर गोली चला रही है सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, महान प्रधानमंत्री है पीएम मोदी। ट्रैफिक को लेकर भारत से बन जाएगी बात। और सुबह सुबह अफगानिस्तान में भूकंप 2 बार महसूस किए गए झटके। 4:51 पर और 5:16 पर आया भूकंप। 4.7 और 4.3 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने हाल ही में राजधानी में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि पूरी दिल्ली में सारी सड़कों पर अतिक्रमण है, चाहे निगम की हो या पीडब्ल्यूडी की हो। हर जगह रेहड़ी और पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग की सड़क है, यदि वे शिकायत करता है तो समय सीमा में एसटीएफ एक्शन लेगी। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। एसटीएफ में निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात सभी विभाग रहते हैं ताकि सामंजस्य से काम कर सके। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। दोबारा अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदार जरूर किसी अधिकारी की होगी, तो सभी अतिक्रमण लिखित में दे और जब भी कार्रवाई हो तो वहां पर खड़े होकर साथ दे। उधर दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मंत्री परवेश वर्मा ने भाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया। सदन में परवेश वर्मा द्वारा कहां से लाए हो भाई कहते ही आप नेता आक्रामक हो गए। उन्होंने सदन में खासा व्यवधान भी उत्पन्न किया। तो दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने हाल ही में राजधानी में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि पूरी दिल्ली में सारी सड़कों पर अतिक्रमण है, चाहे निगम की हो या पीडब्ल्यूडी की हो। हर जगह रेहड़ी और पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग की सड़क है, यदि वे शिकायत करता है तो समय सीमा में एसटीएफ एक्शन ले। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। एसटीएफ में निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात सभी विभाग रहते हैं ताकि सामंजस्य से काम कर सके। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। दोबारा अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर हर जगह अतिक्रमण है, निगम की सड़क हो या पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, हर जगह अतिक्रमण है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें नई सरकार की, तो नई सरकार के मंत्रियों की बात करें खास तौर पर परवेश वर्मा की, तो उनके द्वारा अब लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों को लेकर कदम उठाने की बात की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर अधिकारियों को भी आदेश दिए जा रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों की बात करें, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों या फिर कहे एमसीडी की सड़कें हों, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए अब अधिकारियों को आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। और परवेश वर्मा लगातार यही संदेश जो देते नजर आ रहे हैं कि अधिकारी अगर कार्य नहीं करते हैं तो अधिकारियों के ऊपर ही एक्शन जो है वो किया जाएगा। मगर यहाँ पर दिल्ली की सड़कों के हालात जो है वाकई में ही कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं। सड़कों की बात करें, फुटपाथों की बात करें, तमाम जगहों पर अतिक्रमण जो है वो देखने
देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला हो या खोमचे वाला हो, तमाम इस तरीके के कहते हैं अतिक्रमण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं पैदल जो है वो सड़कों पर चलने के मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि फुटपाथ जो है वो खत्म हो चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के मंत्री की, तो जिस तरीके से परवेज वर्मा ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिस अधिकारियों के पास शिकायतें पहुंचेंगी उन अधिकारियों को एक्शन जो है वो लेना होगा। अगर अधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं तब कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। यहाँ पर बात करें एसटीएफ की, तो उनके द्वारा अब निगम हो या पीडब्ल्यूडी हो या एसडीएम हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या फिर यातायात पुलिस हो, सभी उनके अंदर में आएंगी और उन्हीं के द्वारा जो है एक्शन जो है वो किए जाएंगे। पहली बार अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारी जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो करवाएंगे, और दूसरा अधिकारियों को ही मौजूद होना होगा। अगर अधिकारी नहीं होते मौजूद तब कहीं ना कहीं अधिकारियों से ही सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। और जिस तरीके से जनता की शिकायतें मिलती हुई नजर आएंगी और अधिकारियों के द्वारा एक्शन नहीं किया जाएगा या फिर दोबारा से अतिक्रमण होता है तब उन अधिकारियों के ऊपर ही एक्शन जो है वो किया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं परवेज वर्मा जो है वो दिल्ली की सड़कों से अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार प्रयास जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, एसटीएफ को एक्टिव करने की भी बात कही गई है, तो क्या पहले भी इस तरह की टीमें बनाई गई हैं और इसका कितना प्रभावी असर रहा? देखिए यहाँ पर बात करें एसटीएफ की, तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पहले भी एक्शन जो है वो पिछली सरकार के द्वारा भी किए जाने की बात की जाती थी। यहाँ तक कि उपराज्यपाल के द्वारा भी अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार संदेश जो है वो दिए गए थे। मगर अभी तक दिल्ली की सड़कों की बात करें और खास तौर पर फुटपाथों की बात करें, वहां पर अतिक्रमण इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से आम जनता को पैदल चलने में कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो होती है। इसी को लेकर अब परवेज वर्मा के द्वारा एक्शन जो है वो लेने की बात की जा रही है और साफ तौर पर अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन जो है वो किया जा सकता है। और इसका पहला ही संदेश जो है एजुकेटर इंजीनियर को हटाकर उन्होंने संदेश दे चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें नगर निगम की यहाँ तक की सड़कों की और दूसरा एमसीडी की सड़कों की, तो दोनों ही सड़कों पर कहीं ना कहीं जो भी अधिकारियों के द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा या फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, फिर उसको लेके अधिकारियों के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही जिस तरीके से परवेज वर्मा दिल्ली के सड़कों से अतिक्रमण हटाने को लेकर संदेश दे रहे हैं, वो संदेश जो है वो कितना कारगर हो पाएगा। अधिकारी वाकई में ही क्या इस जो अतिक्रमण जो होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे हो या फिर एमसीडी की सड़कों पर हो, अगर उनको हटाने के लिए अधिकारी कार्य नहीं करते तब कहीं ना कहीं परेशानियां बन सकती है। मगर यहाँ पर एक जानकारी बिल्कुल साफ तौर पर दी जा रही है कि शिकायतों पे कार्य जो है वो जरूर किया जाएगा। अगर शिकायतें आम जनता की बिल्कुल आ रही हैं तो फिर उन पे एक्शन अगर नहीं किया जाता है तो एक्शन फिर अधिकारियों के ऊपर ही सीधे सीधे होता हुआ नजर आएगा। जी, अतिक्रमण हटाने की तो बात कर दी गई है, मंत्री परवेज वर्मा ने भी कहा है, लेकिन जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए सरकार की कोई पुनर्वास योजना है या उन्हें बस हटाया जा रहा है? देखिए एमसीडी की बात करें और पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो पीडब्ल्यूडी जो है वो केंद्र दिल्ली सरकार के अधीन है और यहाँ तक कि परवेज वर्मा के पास खुद पीडब्ल्यूडी विभाग है। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी जो है वो अब निगम जो है कि सीधे सीधे कहे तो आम आदमी पार्टी के हाथ में है। तो अब कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल बनती नजर आ सकती है, क्योंकि एमसीडी की तरफ से भी लगातार पहले भी कई बार प्रयास जो है वो देखने को मिले थे कि अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार कोशिशें की जाती है। मगर जब भी एमसीडी के या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है वो सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए उतरते हैं, जहां पर भी शिकायतें आती है वहां पर जाके मुआयना करते हैं, तब कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए वो रास्ते या फिर क्या फुटपाथ जो है वो खाली कर दिए जाते हैं। मगर जैसे ही वो अधिकारी वापस चले जाते हैं फिर दोबारा से अतिक्रमण जो है वो होता हुआ नजर आता है। और इसी को लेकर परवेज वर्मा की तरफ से साफ तौर पर कर दिया गया है कि दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ रहा है इसको हटाने के लिए अधिकारियों को ही ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा और उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो भी करनी होगी। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी की सड़कों की या फिर पीडब्ल्यूडी की सड़कों की, तो दोनों ही अधिकारियों को कहीं ना कहीं कार्य जो है वो करने के लिए आदेश दिए गए और इसमें सहयोग देने के लिए एसडीएम को भी बात करें और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के भी सहयोग जो है वो करना होगा। अगर कोई भी अधिकारी जो है इसके अंदर सहयोग नहीं करता है तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार दिल्ली सरकार जो है फिर उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन कर सकती है। मगर देखना होगा कि वाकई में जो आदेश संदेश दिया जा रहा है, जो आदेश दिया जा रहा है अधिकारियों को, उसका पालन जो है वो वाकई में ही दिल्ली के अंदर होता हुआ नजर आएगा या फिर पिछली सरकार के द्वारा भी जो आदेश दिए गए थे क्या उसी तरीके से संदेश जो है वो देखने को मिलेगा। मगर अधिकारी जब भी आते हैं तो कुछ देर के लिए जरूर कानूनी कार्रवाई की जाती है, मगर उसके बाद फिर दोबारा से अतिक्रमण जो है
दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता हुआ नजर आता है। जी जी बिल्कुल। सड़कों पर अतिक्रमण हुआ तो जिम्मेदार जो है अधिकारी होंगे, तो इसकी निगरानी कौन करेगा और क्या इसके लिए किसी विशेष विभाग को जिम्मेदारियां सौंपी गई है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करें सड़कों पर जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ता है उसको लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो तय की जा रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें एसटीएफ की, तो उसके द्वारा उनके द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं कहते हैं जिला न्यायालय की बात करें या फिर कहीं जिला अध्यक्ष की बात करें या फिर कहते हैं दिल्ली पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर तमाम एजेंसियों की बात करें, सबकी जवाबदेही जो है वो एसटीएफ ही कहना तय करता हुआ नजर आएगा कि किसको किस तरीके से कार्य करना है। और जिस विभाग के द्वारा यानी कि दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, उनकी तरफ से भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, एसडीएम के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है या फिर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य नहीं किए जाते, तो फिर सीधा सीधा एक्शन जो है उन्हीं विभाग के अधिकारियों के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। मगर दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण देखने को मिल रहा है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले भी प्रयास किए जाते थे मगर वो भी इतने कारगर होता नजर नहीं आए। और अब की बार भी नई सरकार के द्वारा भी यही संदेश जो है वो दिए जा रहा है। मगर अब देखना होगा कि नई सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन जो है वो वाकई में हो भी पाएगा या फिर सिर्फ घोषणाओं के तौर पर देखने को मिलेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली सरकार में मंत्री परिवेश वर्मा ने हाल ही में राजधानी में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्री परिवेश वर्मा ने कहा कि पूरी दिल्ली में सारी सड़कों पर अतिक्रमण है, चाहे निगम की बात कर ले या पीडब्ल्यूडी की, हर जगह रेहड़ी और पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग की सड़क है यदि वे शिकायत करता है तो समय सीमा में एसटीएफ को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए राजधानी लाइव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बयान ने मऊ में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर फूंकने की घटनाओं पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ट्रांसफार्मर फूंकेगा तो एक अधिकारी को भी फूंक देंगे। इस बयान के बाद यूपी विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण की जगह सरकार को व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे भड़काऊ बयान देना चाहिए। संघर्ष समिति का आरोप है कि प्रदेश सरकार निजीकरण का विरोध कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उनका कहना है कि अगर ऊर्जा मंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है तो ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं।
बीते 3 सालों में 3,300 बिजली कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंकता है तो एक अधिकारी को भी फूंक देंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मऊ जिले पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री गए थे और कहीं न कहीं अपने अभिभाषण में उन्होंने इस बात को कहा कि अगर इस बार गर्मी में अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंकता है तो एक अधिकारी को भी कहीं न कहीं फूंकने का काम किया जाएगा। और इस बयान के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो बिजली कर्मी है वो काफी रोषित नजर आ रहे हैं, काफी रोष में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कार्यक्रम के दौरान बिजली कटौती की सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंकता है तो एक अधिकारी को भी फूंक दिया जाएगा। साथ ही साथ बीते 3 सालों में 3300 बिजली कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और अब लापरवाही कोई नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब ना ही कोई मनोवल की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के इस तरह का बयान जो ऊर्जा मंत्री ने दिया उसके बाद विद्युत संघर्ष समिति है उनके पदाधिकारियों ने इस बात का बयान का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भड़काऊ भाषण है वो कहीं न कहीं ऊर्जा मंत्री को नहीं देना चाहिए और निजीकरण को रद्द करने की बजाय ऐसे भड़काऊ बयान देना वो पूरी तरह से गलत है। और कहीं न कहीं ये एक तरह से अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री और कहीं न कहीं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हालांकि नया उत्तर प्रदेश में जो बवाल चल रहा है वो निजीकरण को लेकर चल रहा है और एक तरफ जहां सरकार तो वही दूसरी तरफ जो संघर्ष समितियां हैं वो कहीं न कहीं आमने सामने बैठी हुई हैं। और इस तरह का जो बयान आया उसके बाद कहीं न कहीं संघर्ष समितियां और विरोध में आ गई हैं और उन्होंने साफ तौर पे जहां व्यवस्था को सुधारने की बात की तो उन्होंने कहा है कि ऐसे भड़काऊ बयान में औद्योगिक अशांति का माहौल पैदा किया जा रहा है और निजीकरण में उतावली जिस तरह से ट्रांजिशन कंसल्ट की नियुक्ति की गई है उसमें हितों में टकराव जो दोनों के बीच में है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री और भ्रष्टाचार को लेकर अपने आप को जो गंभीर बताते हैं वो क्यों नहीं ट्रांसलेशन कंसल्ट को सीबीआई की जांच करवा रहे हैं। और इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं आमने सामने आ चुके हैं, संघर्ष समितियां आमने सामने आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री आमने सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बिजली कर्मियों ऊर्जा मंत्री में भी ये कहा जा सकता है कि गर्मी का माहौल काफी पैदा हो गया है। मऊ में इस तरह का अपने कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों के प्रति इस तरह का बयान देना वो कहीं न कहीं संघर्ष समिति इस बात को हजम नहीं कर पा रही है और अशांति का माहौल फैलाने वाला बयान संघर्ष समिति दे रही है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया वो काफी इसकी निंदा हो रही है और कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी अधिकारी है वो कहीं न कहीं इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली क्षेत्र में निजीकरण का भी विरोध किया है, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है? देखिए, अलग अलग समितियां हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है कि विद्युत विभाग में वो संयुक्त संघर्ष समिति हो या अलग अलग और भी समितियां हो जो संगठन होते हैं उनके अलग अलग दल हैं तो वो उसका सबका सभी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे इस निजीकरण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कर्मचारी द्वारा, अधिकारी द्वारा। वो कहीं न कहीं विरोध किया जा रहा है, इसको विरोध जताने का काम किया जा रहा है और इस निजीकरण को रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया जाए क्योंकि वो इस जो निजीकरण है वो कर्मचारी और अधिकारियों के हित में नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी हित में पूरी तरह से गलत बना रहे हैं। मनमानी, उनका आरोप है कि मनमानी करने लगेंगे। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों से शोषण करने का काम करेंगे। जो इस तरह के तमाम चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो आमने सामने चल रही है क्योंकि इस समय मौजूदा समय सरकार और कह सकते हैं कि कर्मचारी एक तरफ सामने सामने हो चुके क्योंकि निजीकरण को लेकर लगातार सरकार और कर्मचारियों के बीच में तनातनी का माहौल तो उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है, लेकिन मऊ में इस तरह का बयान देना वो भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में माहौल बनाता नजर आ रहा है। और ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर जहां तमाम अधिकारी तो बिजली कर्मचारी के वो नाखुश नजर आ रहे हैं तो वहीं जो समितियां हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही हैं। लगातार इसका भी जो बयान दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री ने मऊ में, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध जताने का काम कर रहे हैं। बिजली कटौती की जो समस्या है लगातार बढ़ रही है, तो सरकार के पास इसका कोई समाधान है पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलने या फिर बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए?
देखिए, नेहा, समय समय पे ऊर्जा मंत्री इस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार बयान देती रहती है और कहीं न कहीं हिदायत भी देती रहती है कर्मचारी को, किसी प्रकार का जनता को समस्या ना हो, क्योंकि जनता से हम पैसा ले रहे हैं उसको उपभोग के उसमें, तो उनको सुविधा भी देनी चाहिए और कहीं न कहीं इस तरह के तमाम चीजें अल्टीमेटम समय समय पे अधिकारियों को देती रहते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और कहीं न कहीं उनके साथ बैठकें भी करते रहते हैं और 24 घंटे बिजली देने का जो उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है उसको पूर्ण कराने के लिए ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं इस तरह के कह सकते हैं कि अल्टीमेटम कह सकते हैं या आदेश समय-समय पे देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़ाहिर-सी बात है नया शुरू हो गई है और अब जो बिजली का उपभोग है वो दिन पे दिन बढ़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि तमाम समस्याओं कर्मचारी और अधिकारियों के भी सामने आएगा, क्योंकि जनता के सामने जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का वादा है 24 घंटे बिजली देने का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको सफल कर्मचारी ही कर पाएँगे और ज़ाहिर-सी बात है कि कर्मचारी से सफल कराने की, क्योंकि एक एग्जाम तौर पे कहा जा सकता है गर्मी जैसे आती है बिजली की आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है कि खपत भी बढ़ जाती है और उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से सजग है, तो वही कर्मचारी को भी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री और 24 घंटे की बिजली देने का जो वादा है वो कहीं ना कहीं जनता से निभाने का काम करते हैं। संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर विरोध जताया है। समिति का कहना है कि निजीकरण को रद्द करने के बजाय उनको भड़काऊ बयान देना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह का बयान अपने आप में गलत तो है ही है, लेकिन जिस तरह से इस तरह का बयान ऊर्जा मंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री के तौर पर ए.के. शर्मा को गिना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का बयान देना वो अधिकारी कर्मचारी को एक उत्तेजित उत्तेजित करने का भी एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से संघर्ष समिति में अशांति फैलाना चाहते हैं ऊर्जा मंत्री और जाहिर सी बात है कि निजीकरण को रोकने के बजाय वो कहीं न कहीं इसको अशांति करके इसको भड़काना चाहते हैं और इसके माध्यम से वो निजीकरण आसानी से कर सके। तो लगातार इसका प्रयास संघर्ष समिति भी कर रही है कि निजीकरण को रोका जा सके और कहीं न कहीं दूसरी तरफ सरकार भी कोशिश कर रही है कि अच्छी सुविधाओं के लिए निजीकरण को कहीं न कहीं जनता के हित में बता रहे हैं। तो इसको कहीं न कहीं जो समितियां हैं वो इसको जनता के हित में नहीं बता रहे, कर्मचारी के हित में इसको नहीं मान रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए राजधानी लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद होगी। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश सचिवालय शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की
में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। ये पुनर्गठन सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और दक्षता में सुधार करना है। मंत्रिमंडल ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, ताकि 5वीं और 8वीं कक्षा के आखिर में परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान शामिल किया जा सके। यदि विद्यार्थी प्रमोशन के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उस स्थिति में उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी। इससे परिवहन सेवा को अधिक सुलभ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 6 श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? तो हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद होगी। तो हमारे साथ टीना ठाकुर ब्यूरो चीफ हिमाचल से फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए पिछले कल जो है बजट सत्र खत्म होने के बाद कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है और उसमें काफी अहम फैसले इस तरफ से लिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को जो है उसको जो शिक्षा अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब जो है शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने का सरकार ने फैसला लिया है। और जो शिक्षा निदेशालय में केवल अब विद्यालयों तक सीमित न होकर उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी पहलुओं का प्रबंधन वो करेगा। और ये निर्णय जो है प्रशासनिक दक्षता और सुधारों के तहत यहाँ पे किया गया। इसके साथ ही कक्षा 5वीं और 8वीं में वार्षिक परीक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई है। यानी अभी तक जो है 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की उनकी वार्षिक परीक्षाएं होती थी, उनको पास कर दिया जाता था। और उसमें जो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है हिमाचल अधिनियम 2011 सरकार ने दिया है। अब राज्य में 5वीं और 8वीं कक्षा के अंत में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और जो छात्र प्रमोशन के अलग के लिए आवश्यक मापदंड पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें परिणाम घोषित होने के लिए 2 महीने के भीतर दोबारा पुष्टि देने का अवसर मिलेगा। यानी कि शिक्षा में सुधार को एक बहुत ही कदम सरकार का बताया जा सकता है। और जो दिशा है बच्चों के छात्रों को शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन भी वो करेगा। और अभी इसके अलावा जो तकनीकी शिक्षा है वहाँ पे भी जो तकनीकी शिक्षक है उनको देने का जो निर्णय है वो अभी किया गया है। और इसको भी जो तकनीकी शिक्षा विभाग है उन्होंने दिया है। और इस योजना के तहत 6 श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। इसके अलावा तरह की गतिविधियों की निगरानी को बांध देने की यहाँ पे मंजूरी दी है। और कैबिनेट के लॉकडाउन परीक्षण परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन की योजना सावधि दिन के अंतर्गत एसपीसीएल को सरकारी गारंटी प्रदान करने की यहाँ पे मंजूरी दी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ये कैबिनेट की काफी अहम निर्णय है। कुल मिला के यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा एचआरटीसी है
वहाँ पे नई इलेक्ट्रिक और लग्जरी बसें शामिल करने की मंजूरी दी गई है और इसमें 297 टाइप की इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी और 24 जो इलेक्ट्रिक पर लग्जरी बस है उनको शामिल करने की मंजूरी पिछले कैबिनेट ने की है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए टीना ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 1064 हेल्पलाइन की बैठक की। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किए जाएं। जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों द्वारा इसके समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर ट्रांसफर किया जाए। 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को नियमित बनाए रखने के लिए सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये सुनिश्चित किया कि शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनी रहे और भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर यदि वे सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जाएं और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। भ्रष्टाचार निवारण में सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले 3 सालों में कुल 66 लोगों को ट्रैप किया जा चुका है। 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में भी लिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे अधिक कार्मिक ट्रैप किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हेल्पलाइन की बैठक की, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? नेहा, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक बैठक भी ली है जिसमें उन्होंने 1064 हेल्पलाइन को लेकर यह बैठक ली थी। और अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो सभी विभाग हैं उनको जो है उन्होंने अपने स्तर से प्रयास करने के जो है निर्देश दिए हैं। अगर जिन भी विभागों में जो मामले लटके हुए हैं, जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन विभागों को जो है समय रहते समाधान करने की उचित कार्रवाई के निर्देश भी जो है उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही स्थान पर लंबे समय से जो अधिकारी तैनात हैं, कर्मचारी तैनात हैं, उनका जो है समय रहते ट्रांसफर भी किया जाए। साथ ही साथ 1064 हेल्पलाइन जो है उसकी प्रभावशीलता बनी रहे और उसको नियमित करने के लिए भी जो है जो विभाग है विजिलेंस के वो सहयोग भी करें। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सीएम हेल्पलाइन 1905 और 1064 को लेकर भी हेल्पलाइन की समीक्षा की है, वही बात करें तो उन्होंने जो है भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के जो है कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए कि शिकायतकर्ता की जो गोपनीयता है वो बनी रहे और भ्रष्टाचार की जो शिकायत है उस पर कार्रवाई जो है जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। ऐसे में मान के चल सकते हैं कि जो शिकायतकर्ता है उनको भी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी किया जाएगा ताकि उत्तराखंड में जिस तरह से सरकार ने 0 टॉलरेंस का जो नारा दिया है वह बरकरार रहे। और अगर बात करें तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने भी विभाग हैं या फिर नोडल अधिकारी हैं उनको जो है प्रशिक्षण भी दिया जाए, उनको दक्ष बनाया जाए। और उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार निवारण है या फिर जो सभी विभाग हैं जो विजिलेंस को सहयोग कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग विजिलेंस को करें। जी नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि एक ही स्थान पर जो लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उन्हें ट्रांसफर करने की बात उन्होंने कही है। तो क्या इसके लिए कोई विशेष गाइडलाइन, क्या समय सीमा तय की गई है? बिल्कुल, अगर बात करें तो उन्होंने जो है साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो ज्यादा समय के लिए एक ही स्थान पर नहीं टिकेगा, उनका जो है स्थानांतरण होना जो है कार्रवाई की जाएगी। और लगातार इस तरह से जो शिकायतें आ रही है उन्होंने उसको लेकर भी प्रभावशीलता बनाने के जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक बड़ी बैठक जो है उन्होंने कल ही सचिवालय के अंदर की है। और अगर बात करें तो लगातार इस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसी पर जो है उन्होंने कल फिर से जो है सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार या फिर अन्य शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर आ रही हैं तो जल्द से जल्द जो है निपटाने का प्रयास किया जाए। बेवजह जो है फाइलों में या फिर किसी भी तरह की जो ऑनलाइन शिकायतें हैं उनको ना रोका जाए ताकि जो फरियादी हैं जो शिकायत करता है उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जी नेहा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिनव नायक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए राजधानी लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये समारोह विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण में एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 शामिल है, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जिससे उच्च बिजली उत्पादन दक्षता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का कार्य भी प्रधानमंत्री शुरू करेंगे, जिसकी लागत 15,800 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री का ये कदम देश भर में बिजली क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने और छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 560 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 विद्युत परोपोषण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इस आयोजन से ये स्पष्ट होता है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और अस्थायी आजीविका के क्षेत्र में जबरदस्त निवेश कर रही है। इससे न केवल ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि समग्र विकास को भी बल मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। ये समारोह विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों में संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण में है एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना, जिसकी लागत है 9,790 करोड़। ये परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जिससे उच्च बिजली उत्पादन दक्षता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का शुरुआत भी पीएम मोदी करने वाले। इसकी लागत है 15,800 करोड़ रुपए। पीएम मोदी का ये कदम देश भर में बिजली क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो पीएम मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, जहां कई
सौगातें देने वाले हैं। बता दें कि 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। और पंजाब में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही स्कूलों का समय में बदलाव होना है। सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे। ये निर्णय पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है और ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस अवधि के दौरान गर्मी अधिक बढ़ जाती है या कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार इससे पहले भी इस संबंध में निर्णय ले सकती है। इससे पहले सभी प्राइमरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक था, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय भी यही था। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंजाब में 1 अप्रैल से स्कूलों के समय सारणी में बदलाव किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए पंजाब के स्कूलों की, तो पंजाब के स्कूलों का समय जो है बिल्कुल बदला जा रहा है और 1 अप्रैल से जो है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक सिखाएंगे। ये अक्सर जो है देखने को मिलता है कि जब गर्मी का सीजन आता है तो उस समय जो है समय में जो है बिल्कुल चेंज किया जाता है और सर्दियों में भी जो है जब सर्दियाँ आती हैं तो उस समय भी स्कूल का समय जो है चेंज किया जाता है। तो बिल्कुल अगर इससे पहले की बात करें तो सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक जैसे स्कूल चल रहे थे और आज से जो है 1 अप्रैल से जो है समय बिल्कुल जो है बदल दिया जाएगा। तो कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए जो है काफी अच्छी बात जो है निकल के सामने भी आ रही है, क्योंकि अब सुबह बच्चे जो है जल्दी जाएंगे और उसके बाद नींद उठेगी। स्कूलों के समय में बदलाव का मुख्य कारण क्या है और ये फैसला क्यों लिया गया, और अब जो बदलाव किया गया है इसकी टाइमिंग क्या है? बिल्कुल समय का जो बदलाव किया गया है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि गर्मियों का मौसम आता है तो उस समय जो है स्कूल का समय जो है बिल्कुल बदल दिया जाता है। सुबह की तरह से कि जल्दी सुबह हो जाती है तो 8 से जो है 2 बजे तक का समय रखा गया है और जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय जो है स्कूल का समय जो है बदल दिया जाता है। तो जब मौसम का परिवर्तन होता है तो उस समय जो है समय समय पे स्कूल की टाइमिंग को चेंज किया। अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या सरकार स्कूलों का समय और बदलने पर विचार करेगी? हालांकि देखिए जब गर्मी ज्यादा बढ़नेगी तो जरूर समय समय पे जो है जो स्कूल के जो समय है वो समय है उसको लेके जो है सरकार निर्णय जो है जरूर लेती है। जिस तरह से गर्मी बढ़ेगी तो देखना होगा कि समय क्या समय जो है रखा जाता है। और हालांकि स्कूलों की अगर सरकारी स्कूलों की बात करें जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था जो है वो की जाती है और कई और चीजों की व्यवस्था भी की जाती है। तो बिल्कुल जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो जरूर समय में भी चेंज किया जाता है। स्कूलों के समय में बदलाव से पाठ्यक्रम पूरा करने की योजना में कोई बदलाव किया गया है? हालांकि इस तरह का कोई बदलाव की जो है जानकारी जो है नहीं दी गई है कि और क्या क्या बदलाव अंदर जो है किए गए हैं। हालांकि जो हमारे पास प्राप्त सूत्रों के हवाले से जानकारी है समय नहीं जो है बदलाव जो है किया गया। जी बिल्कुल। क्या शिक्षकों को इस नए समय के अनुसार कोई अतिरिक्त सुविधाएं या राहत दी जाएंगी? बिल्कुल जो सुविधाएं यही है कि सुबह 8 बजे जिस तरह से स्कूल लगेगा और उसके बाद जो है 2 बजे जो है छुट्टी होगी तो और इस तरह की कोई सुविधाओं की जो है हालांकि अभी कोई बात नहीं है। जिस तरह आगे आगे गर्मी पड़ेगी मई के बाद तो बिल्कुल अंदर जो है स्कूल के अंदर ठंडे पानी का इंतजाम जो है वो किया जाएगा। पंखे जो है अंदर वो देखने को मिलते हैं। खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें सबसे सुबह में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। कई स्कूलों की जो है अंदर की विषय को चेंज कर दिया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जो है स्कूल बनाए गए हैं। तो बिल्कुल समय में जो है जरूर बदलाव किया गया। पंजाब में 1 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव हो रहा है, तो ये बदलाव है ये कब तक लागू रहेगा आदेश जो है? तो ये जो बदलाव जो किया गया है 1 अप्रैल से जो है लेके और सितंबर तक जो है ये जो है 30 सितंबर तक जो है यही समय रहेगा सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक। उसके बाद सितंबर के बाद जो है अक्सर देखने को मिलता है जिस तरह से ठंड बढ़ती है तो उसके बाद 8:30 से 2:30 या फिर 9 जो है अलग समय जो है दिया जाएगा। हालांकि वो सर्दियों में जो है बदलाव जो है जरूर किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित सेठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए राजधानी लाइव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। बिहार विधानसभा बजट सत्र खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगे और कुछ समारोहों को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने बिहार दौरे में सुबह को कई सौगातें भी देने जा रहे हैं। उनके दौरे का उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश और जीत का मंत्र देना है। पटना बीजेपी कार्यालय में आज आयोजित बैठक में अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और आगामी चुनाव में पार्टी की मजबूत पकड़ सुनिश्चित करने का संदेश भी देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत कुमार बिहार से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बिहार, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी नेहा, बिल्कुल। आज जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं और उनकी कार्यक्रम के बारे में बताएं तो आज जो है शाम जो है 7:45 में पटना एयरपोर्ट पे वो आएंगे और पटना एयरपोर्ट से वो सीधे जो बीजेपी कार्यालय है पटना वहां पे आएंगे और वहां पे अटल सभागार में जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है देर रात को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है जो 10:30 बजे से शुरू होने वाली है और देर रात तक वो बैठक चलेगी। उसके बाद उस बैठक को खत्म करने के बाद जो है मोदी जो है शाह जो है यहाँ पे स्टेट गेस्ट हाउस में आराम करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह बापू सभागार में एक सहकारिता से संबंधित एक कार्यक्रम है, वहां पे वो जाएंगे और उसके बाद वहां से गोपालगंज में फिर उनका एक कार्यक्रम है। गोपालगंज से लौटने के बाद मुख्यमंत्री आवास में जो सभा है उसमें एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ जो अमित शाह बैठक करेंगे और इस बार जो बिहार चुनाव की रणनीतियां बनाई जाएगी और बिहार चुनाव में कैसे एनडीए सबसे ज्यादा बढ़त बना के रखे इस पर चर्चा होगी। जी, अमित शाह के इस दौरे का मुख्य एजेंडा क्या है और इसमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्यादा फोकस रहेगी, चर्चा होगी? जी जिस तरीके से यहाँ पे अमित शाह का जो दौरा है ये चुनाव बिल्कुल बिहार में नजदीक आ रहा है और इस चुनाव को देखते हुए एनडीए कैसे मजबूत हो और एनडीए जो 2025 में 225 सीट का जो नारा लेके चले हैं, जो संकल्प लेके एनडीए चले हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, बूथ बूथ तक कैसे हमारा मैनेजमेंट होगा, इसके बारे में मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है दोनों ने एक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत जो है अमित शाह पटना आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कोर कमेटी की बैठक होगी और ऐसे तमाम बिंदु है जो सीटों से बंटवारा तक लेकर टिकट किस किस को दिया जाएगा, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी और अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं तो इस तरीके के कई और दौरे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जी, अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं और बिहार के गोपालगंज जिले में भी उनका कार्यक्रम है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी नेहा, बिल्कुल। जो अमित शाह है वो
30 मार्च को जो है वो पहुंचने वाले हैं गोपालगंज के पुलिस लाइन में। वो एक सभा को संबोधित करने वाले हैं और कई योजनाएं हैं जिसका वो वहां पे लोगों को सौगात देने वाले हैं। और वहां पे जो है वो अमित शाह के दौरे को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि क्योंकि अमित शाह जो है काफी सेंसिटिव व्यक्ति हैं और बिहार जब भी आते हैं तो उनकी सुरक्षा में काफी चुस्त दुरुस्त रहती है और कोई सुरक्षा में चूक न हो, इसके लिए वहां पे काफी तैयारियां भी कर ली गई है। जी, अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है? जी नेहा, बिल्कुल जिस तरीके से अमित शाह आने वाले हैं बिहार दौरे पे, तो इसको लेकर के बिहार में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में काफी उत्साह है। और अमित शाह जब भी बिहार दौरे पे आते हैं तो बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक अलग किस्म का जोश देखने को मिलता है। तो वही जोश इस बार भी दिख रहा है। और पटना में बात करें बीजेपी ऑफिस को, तो बीजेपी ऑफिस को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है और तमाम जो उनके वरीय नेता है या फिर कार्यकर्ता है वो सारे बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। और अमित शाह के आगमन की खुशी में उनकी जो है पलके बिछा के इंतजार कर रहे हैं। और उनको पता है कि जब अमित शाह पटना आएंगे तो इसका निश्चित ही फायदा आगामी जो चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक अलग किस्म का जोश देखने को मिल रहा है। जी, अमित शाह किन प्रमुख नेताओं और संगठनों से मुलाकात करेंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है आज? आज जो है अमित शाह बीजेपी के कोर कमेटी की एक बैठक लेने वाले हैं जिसमें जो है बीजेपी जो राज्य की कमेटी है उसमें जो तमाम नेता हैं, दिलीप जायसवाल बिहार के अध्यक्ष, उसके बाद फिर कई बिहार सरकार के मंत्री हैं जिनसे मुलाकात करेंगे। और कल की बात करें तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास में होने वाली है और उस बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल है उसके बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और उस बैठक में अहम चर्चा ये हो सकती है कि इस बार जो सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, और ताकि जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ कुटव्वल का दौर चल रहा है वैसे बिहार में एनडीए बड़ा देखने को मिले, इसके लिए अमित शाह काफी चिंतित है। और इसी के बारे में जो है कल मुख्यमंत्री आवास में एक अहम बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने का क्या मतलब है? क्या बिहार में कोई नई चुनावी रणनीति भी अपनाई जाएगी? जी नेहा, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश है। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा नारा यहाँ पे लेके चल रही है बीजेपी और एनडीए जो है 2025 में 225 सीटों के साथ सरकार बनानी है। तो उसके लिए जीत का मंत्र जरूर अमित शाह कार्यकर्ताओं को और नेताओं को देंगे, क्योंकि 225 सीट जीतना कोई आसान नहीं है। दूसरी तरफ से अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी ने भी कमर कस ली है कि उन्होंने भी कहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में कड़ा मुकाबला है जो देखने को मिलेगा। और इस मुकाबला में कैसे एनडीए अपनी बढ़त बना के रखे, इसका मंत्र वो आज अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो बीजेपी किन प्रमुख मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं, तो एक निश्चित तौर पर भारी भीड़ जुटेगी, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी जी हाँ, बिल्कुल। आज जो गृह मंत्री बिहार दौरे पे हैं और आज जो है बीजेपी कार्यालय में उनका कार्यक्रम है, तो इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक आने वाले रास्तों में बैरिकेड लगा दिया गया है। और जिस समय वो अमित शाह पटना एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद पटना एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में है, तो पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यालय में भी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो। और इसके साथ साथ ही जो गोपालगंज में उनकी सभा होने वाली है वहां पे भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उनके साथ जो है कमांडो के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान और सैप के जवानों को भी लगाया गया है। जी बिल्कुल। अब बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं अमित शाह, तो कितने बजे उनका कार्यक्रम है, कितने बजे वो बिहार पहुंच रहे हैं और सबसे पहले किस कार्यक्रम में शामिल होंगे? नेहा, आज उनके अमित शाह के पहुंचने की बात करें तो आज शाम 7:45 में पटना एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से सीधे वो पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, जहां अटल सभागार में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है बीजेपी कार्यकारिणी की एक अहम बैठक है जो
10:30 बजे से शुरू होगी और देर रात तक चलेगी। उसके बाद जो है अमित शाह वहां से स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पे वो आराम करेंगे। और उसके बाद की कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल जो है सुबह पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहां से सीधे पटना एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से हवाई मार्ग के द्वारा उनके गोपालगंज पहुंचेंगे और गोपालगंज में सभा को संबोधित करते हुए फिर वापस पटना आएंगे। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास में एक अहम मीटिंग है। उसके बाद फिर जो है अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा बजट सत्र खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगे और कुछ समारोहों को संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने बिहार दौरे में सूबे को कई सौगातें भी देने जा रहे हैं। उनके दौरे का उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश और जीत का मंत्र देना है। पटना बीजेपी कार्यालय में आज आयोजित बैठक में अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और आगामी चुनाव में पार्टी की मजबूत पकड़ सुनिश्चित करने का भी संदेश देंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार के कई जिलों में उनका कार्यक्रम है। बिहार के गोपालगंज भी जाएंगे, जहां वे कई सौगातें देने वाले हैं। और हमारे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।